नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, दुनिया का धर्म ही है आगे बढ़ना। इस दुनिया का एक नाम है संसार, अर्थात संस्रियते इत्यर्थे संसारः, माने समान रूप से स्लाइडिंग कर रहा, आगे वो बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। अरे आगे बढ़ना ही इसका धर्म है, आगे बढ़ना ही इसका स्वभाव है। और जहाँ पर गति है वहीं प्रगति है, और जहाँ गति रुक जाती है वहीं पर मृत्यु है। और ये जो गति है हमारे दुनिया में वो सरल रैखिक नहीं है, मैंने सीधी रेखा में नहीं चलती है। अर्थात उत्थान पतन, उत्थान पतन, उत्थान पतन, उत्थान पतन, ये दुनिया की रीत है। अर्थात सिस्टोलिक मूवमेंट है ये, सर्प की तरह टेढ़ा मेढ़ा होके एक बार उत्थान एक बार पतन, उत्थान पतन, इस तरह से जाते हैं। और ऐसे ही उत्थान पतन के माध्यम से चलते चलते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इतिहास को अगर देखेंगे अच्छाई बुराई दोनों लेके ही इंसान आगे बढ़ा है। अर्थात सदा अच्छाई के साथ बुराई का संघर्ष रहा है, और आखिर में सच्चाई का सत्य की जीत हुई है, विजयी हुई है। ये दुनिया की रीत है। तो ये परिवर्तन चूंकि दुनिया का नियम है, तो जब जब मनुष्य के गति में रुकावट आ जाती है, अर्थात एक स्टैग्नेंसी आ जाती है, गति थम जाती है, तो उस समय एक नई क्रांति की ज़रूरत होती है, एक नई परिवर्तन की ज़रूरत होती है, एक नई गति की ज़रूरत होती है, जिससे कि उस जड़ता से मनुष्य आगे बढ़े। जड़ता को ख़त्म करके, आलस्य को त्याग करके, बौद्धिक जड़ता को त्याग करके मनुष्य आगे बढ़े। ये जो त्यागने की जो प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं वैचारिक परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन। जब भी ये वैचारिक परिवर्तन आते हैं, सोच के में परिवर्तन आते हैं, तभी एक नई परिवर्तन, एक नई दिशा की ओर लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे ही युगों युगों में बार बार ये मंथन हुआ है, मंथन करके मनुष्य सिंथेसिस के पथ पे धीरे धीरे आगे चले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में यूरोप में एक बहुत बड़ी रेनेसांस हुआ था। रेनेसांस का मतलब यह है वैचारिक परिवर्तन। वो परिवर्तन हुआ था सांस्कृतिक क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, शिल्प के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी परिवर्तन हुई थी, जिसको रेनेसांस का नाम दिया गया है। यूरोपियन रेवोल्यूशन और यूरोपियन रेनेसांस के रूप में हम लोग जानते हैं। वो परिवर्तक सांस्कृतिक जगत में, कला क्षेत्र में, शिल्प के जगत में हुआ है। इतिहास को खोज के पढ़े भी हैं, जानते भी हैं, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज वर्तमान समाज में समाज की जो गति है, समाज की जो सर्वात्मक जो गति है, वो रुक सी गई है, थम सी गई है। और ऐसे ही जो ट्रांजिशनल जो फेज है, ऐसे ही जो एक युग संधिक्षण की जो ये समय है, जहाँ पर मनुष्य जाति एक नई उषा के इंतज़ार में है, नई दिशा निर्देश के इंतज़ार में है। वही पुरानी जो सोच है इंसान को पीछे खींच रहा है। अर्थात ह्यूमैनिटी ऑन थ्रेशोल्ड, ऑन द वर्ज ऑफ न्यू रेनेसांस, अगर नई परिवर्तन की समय। इसी समय अर्थात 1958 में जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने पहला वैचारिक परिवर्तन का आगाज किए थे, और उसको आनंद मार्ग में माना जाता है रेनेसां। रेनेसां का मतलब पुनर्जागरण नहीं, रेनेसां
का मतलब होता है नव जागरण, अर्थात आदमी सोया हुआ है। मनुष्य की बुद्धि जब सो जाती है, बौद्धिक क्षेत्र में जब जड़ता आ जाती है, ऐसे क्षेत्र में एक झकझोर देने वाली एक क्रांति, विचारों में एक परिवर्तन लाने की जो आगाज है, उसको कहते हैं हम रेनेसांस। रेनेसांस का दूसरा प्रतिशब्द जनरली यूज किया जाता है क्रांति या विप्लव। लोग सोचते हैं क्रांति विप्लव सिर्फ बंदूक और गोले बारूद के माध्यम से होता है। नहीं, ये जो क्रांति है, सबसे बड़ी क्रांति है वैचारिक क्रांति, और वो क्रांतिक बौद्धिक क्षेत्र में ही सबसे पहले होती है। कुछ एग्जाम्पल आपको हम दे सकते हैं कि बंकिम चंद्र जी का लिखा हुआ जो है आनंद मठ, उस पर एक फिल्म भी बनी है। आनंद मठ जो किताब है, उपन्यास है, उसको पढ़ के भयंकर क्रांति, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का ज्वाला उठी थी। इसी तरह एक लेखक ने लिखा था नील दर्पण। नील दर्पण नाम का एक किताब, वो पढ़ के पूरे बंगाल में वो क्रांति की आग फैल चुकी थी। अर्थात बौद्धिक क्षेत्र में बुद्धि के द्वारा, कलम के द्वारा समाज में एक बहुत बड़ा चेंजेस लाया जा सकता है। जिस तरह से ऋणात्मक लेखनी, नेगेटिव लेखनी मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, ठीक उसी तरह से अगर धनात्मक एक पॉजिटिव शक्ति वो है, वो पूरे मानव जाति को परिवर्तन कर सकता है उनके बौद्धिक क्षेत्र में। और ऐसा ही एक बुद्धि दीप्त जो व्यक्तित्व, वो है श्री श्री आनंद मूर्ति, वो है दार्शनिक श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्होंने रेनेसांस का आगाज किया। तो रेनेसांस की क्यों जरूरत पड़ी भाई? जिस समय धनतांत्रिक समाज व्यवस्था पूरे विश्व को स्वार्थ अंधता में डुबो दिया, धनतांत्रिक साम्राज्यवाद मनुष्य के स्वाधीनता को खत्म करके, दूसरे देश के स्वाधीनता को खत्म करके कुछ व्यक्ति स्वार्थ के लिए ही जीने की जो एक नई सोच आए, उसको परिवर्तन करने के लिए जो आनंद मूर्ति जी ने एक नया दिशा दिया। उन्होंने कहा कि ये धनतंत्र और समाजतंत्र, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, ये दोनों ही मानव जाति के उत्थान के पथ पे, सर्वात्मक उत्थान के पथ पे सबसे बड़ी बाधा है ये धनतंत्र। और धनतंत्र को पोषक है गणतंत्र। धनतंत्र और गणतंत्र ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और दोनों ही मानव जाति के सर्वात्मक उन्नति के पथ पे एक बाधा है। हालांकि ये एक्सेप्टेड है, स्वीकृत है कि अब तक जितने भी सामाजिक व्यवस्थाएं आए हैं उसमें धनतंत्र अच्छा माना गया है। लेकिन धनतंत्र की सफलता कुछ तत्वों पे निर्भर करता है। अगर उन तत्वों का अभाव हो तो धनतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। जैसे धनतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी जो चीज है वो नैतिकता। धनतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी चीज वो है जो है शिक्षा, नैतिक शिक्षा। धनतंत्र की सबसे बड़ी जो चीज है कि मनुष्य की जो सर्वात्मक और कल्याण की भावना, ये तीनों अगर हो तो धनतंत्र आगे ये जो गणतंत्र जो है आगे बढ़ सकता है। किंतु धनतांत्रिक व्यवस्था में सर्वात्मक कल्याण का कोई शब्द या कोई विचारधारा नहीं है। धनतंत्र का मतलब ही होता है सेल्फ सेंटर्ड विचारधाराएं, आत्म केंद्रित विचारधारा। अर्थात आप जिए, आप बच गए तो सब खुश, आप खुश तो सब खुश, ये विचारधारा है। अर्थात ये नहीं कि सब खुश तो हम खुश, हम खुश तो सब खुश, ये विचारधारा है। अर्थात स्वार्थ पे टिका हुआ है, जो कि पूर्णतया लाभांश, लाभ पे, प्रॉफिट मेकिंग, ये जो विचारधारा है
वो धनतांत्रिक व्यवस्था है। और ये प्रॉफिट कौन करते हैं? जिनके पास बुद्धि बल हो, जिनके पास राजनीतिक ताकत हो, सामर्थ्यवान हो, वही व्यक्ति अर्थनैतिक क्षेत्र में अपने आप को प्रतिष्ठित मानते हैं। अर्थात कुछ हैंडफुल जो व्यक्ति हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, पूरे जो संपदा है मानव जाति का, वो अपने स्वार्थ के लिए अपने मुट्ठी में बंद करके रखते हैं और उनका कोई भी कार्यकलाप बिना लाभ का, बिना प्रॉफिट का वो नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो जिसको आप धनतंत्र बोलते हैं, ये धनतंत्र का जो सामाजिक व्यवस्था है, गणतंत्र, इसको बोलते हैं लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक उसी तरह से और एक समाज व्यवस्था और एक अर्थनैतिक व्यवस्था है, वो है सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी। सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का मतलब ही है वो कम्युनिस्ट पैटर्न के हैं। और कम्युनिस्टिक पैटर्न सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वो इक्वलिटी की बातें करते हैं, किंतु वो भूल जाते हैं कि इक्वलिटी जो है कभी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सभी मनुष्य का सामर्थ्य, बौद्धिक सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य, मनुष्य के आध्यात्मिक सामर्थ्य एक जैसा नहीं होता है। न ही मनुष्य की जो भूख है एक जैसी होती है। इसलिए जो सोशलिस्टिक जो डेमोक्रेसी की बातें करते हैं वो कार्ल मार्क्स से कम्युनिस्टिक पैटर्न के जो विचारधारा वाले करते हैं, जो कि समाज के धारा पे कंप्लीटली फेल्योर हो चुका है। और गणतंत्र जिसे कहते हैं, धनतांत्रिक गणतंत्र, इसको कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी कहते हैं। पूंजीवाद का मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। जो अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, फ्रांस हुआ, ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड जो कंट्री है वो अपने आप को धनतांत्रिक व्यवस्था मानते हैं और सोचते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने से सबकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के बाद भी हमारे भारतवर्ष में अब तक जो है आधे से ज़्यादा आबादी को न मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की गारंटी नहीं है। इसी को देखते हुए जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति अर्थात श्री प्रभात रंजन सरकार जी, दार्शनिक श्री प्रभात रंजन सरकार, जिसे हम आध्यात्मिक गुरु के रूप में, आनंद मूर्ति के रूप में जानते हैं, उन्होंने जो दर्शन दिए है वो एक वैचारिक क्रांति लाए हैं, जिस क्रांति का नाम है प्रोटेस्टिक मूवमेंट, प्रगतिशील उपयोगी तत्व। उनका कहना है ये धनतंत्र और समाजतंत्र दोनों ही समाज के लिए सबसे बड़ा बाधक है और सबसे बड़ा घातक है और मानव जाति के प्रगति के प्रति सबसे बड़ा बाधा है। और उनका कहना है, इस क्रांति में वो कहते हैं कि जो राजनैतिक शक्ति उसको सेंट्रलाइज कर देना चाहिए, राजनैतिक शक्ति मुट्ठी में हो अर्थात नीतिवानों के हाथ में हो, और अर्थनैतिक शक्ति जो है हर सब के लिए हो अर्थात डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी हो। ध्यान से सुनना है और समझना है और विश्लेषण भी करना है। क्या कि डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम, विकेंद्रीकृत अर्थनैतिक व्यवस्था और केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था, अर्थात ये जो हमारे धनतंत्र और गणतंत्र को चलाने वाले वो कौन होते हैं? गणतंत्र को चलाने वाले होते हैं कुछ, एक पार्टी होता है, पार्टी लीडरशिप, और पार्टी नॉमिनेट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को, और जनता वोटिंग राइट्स के माध्यम से उस पार्टी के चुने हुए नेताओं को ही फिर दोबारा मनोनीत करना या चुनना पड़ता है। तो ये सारे एक फेक मनुष्य को मूर्ख बनाने का जो तंत्र है कि ये जो गणतंत्र है लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, लोगों का है, ये जो है बिल्कुल ही गलत है। ये लोगों के द्वारा नहीं है, लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक विशेष पार्टी के लिए है, विशेष ग्रुप के लिए है। इसीलिए ये गणतंत्र है वहाँ पर फेलियर है जहाँ पर 100% शिक्षा व्यवस्था नहीं हो, जहाँ तक नैतिकता नहीं हो, वहाँ गणतंत्र सिर्फ मूर्खों का तंत्र है, सिर्फ सुनाने के लिए है, सुनने के लिए है, सही मायने में
मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए आनंद मूर्ति जी कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री स्टेटस देना, मनुष्य की जो क्रय क्षमता है उस क्रय क्षमता को बढ़ाना, अर्थात एवर इंक्रीजिंग परचेजिंग कैपेसिटी। यहाँ पर जीडीपी दिखाकर मनुष्य की प्रगति दिखाता है, एक फेक है, झूठा है, इसके पीछे मक्कारी छुपा हुआ है पूंजीवादी समाज व्यवस्थाओं के लोगों को। लेकिन आनंद मूर्ति बोलते नहीं, मनुष्य का क्रय क्षमता बढ़े, बस क्रय क्षमता बढ़ने से इतना क्रय क्षमता हो, घर में बैठा के राशन खिलाना नहीं, घर में बैठा के मनुष्य को आलसी और हैंडीकैप नहीं बनाना है, मनुष्य को कर्म संस्थान देना है, मनुष्य को जॉब क्रिएट करना है, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का स्टेटस देके, और एग्रीकल्चर सेक्टर में 30 to 40% से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना है। इस तरह से एक विचारधारा है। यहाँ पर मनुष्य के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, प्राइवेटिस्टिक सिस्टम में मनुष्य का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसकी जो पूर्ति है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए, अर्थात संवैधानिक अधिकार हर नागरिक को होना चाहिए कि उनको जीवन जीने का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसकी पूर्ति हो, वो भी कर्म संस्थान के माध्यम से। तो इस तरह से ये जो प्राइवेटिस्टिक जो पैटर्न ऑफ इकोनॉमी है, एक सोशियो इकोनॉमिक विचारधारा है, नई प्रगतिशील समाज अर्थनैतिक विचारधारा है, जो समाज के हर वर्ग को और सिर्फ मनुष्य को नहीं, हमारे पर्यावरण, ये जो पंचभूत जो है, छित जल गगन समीर, ये सब को इसका समन्वित और बैलेंस्ड इसका उपयोग हो, मैक्सिमम इसका यूटिलिटी हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, लेकिन बैलेंस्ड हो। ऐसा नहीं कि 100 साल में ही 50% वनज और नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म कर दो और 100 साल में इस धरती से मानव जाति खत्म हो जाए। यही हुआ है। इसी रोकने के लिए उन्होंने एक नई अर्थनैतिक दर्शन दिया है, जो एक नई क्रांति है, नई जागरण है, नई रेनेसांस है। ठीक उसी प्रकार आनंद मूर्ति कहते हैं कि देखो जी, ये जो दुनिया को तुम देखते हो, किस नज़रिया से देखते हो, तुम्हारी दृष्टिकोण क्या है। अगर दुनिया को तुम भोग के दृष्टि से देखोगे, सोचोगे कि ये सिर्फ भोग के लिए है, मेरे भोग के लिए है, तो ये दुनिया ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। ये कह रहा है कि नहीं, यहाँ पर हमें रहना है, सबको रहना है, हमें भी रहना है, पशु भी रहेंगे, पक्षी भी रहेंगे, फ्लोरा एंड फौना रहेंगे, सब रहेंगे। सबका उपयोग मानव जाति के सर्वात्मक उत्थान के लिए होगा, भोग के लिए नहीं, सर्वात्मक उत्थान के लिए होगा। अर्थात लता गुल पशु, उसमें भी प्राण है, उन्हें भी दुख है, वो भी जीना चाहते हैं, उनको भी अधिकार है। तुम अपने लालच के कारण ये संपूर्ण जगत के जीव जगत को नाश नहीं कर सकते हो, भोग के दृष्टि से नहीं दे सकते हो। जिस तरह से तुम्हारा अपना जीवन तुम्हारे लिए प्रिय है, उसी तरह से उनका जीवन भी उनके लिए प्रिय है। ये एक वैचारिक परिवर्तन आनंद मूर्ति जी एक दर्शन के माध्यम से लाए हैं, जिसका नाम है नव्य मानवतावादी दर्शन, न्यू ह्यूमनिस्टिक पैटर्न। न्यू ह्यूमनिस्ट का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि अब क्या है, ऐसे ऐसे एटम बम बन गए हैं। रशिया एक ऐसा भयंकर परिस्थिति बना कर रखा है कि अगर रशिया पर देखा जाए कि वो ख़त्म होने वाला है, तो एक स्विच दाब देगा, ये धरती 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस धरती के हर कोने कोने में अपना एटम बम वो ये सेट कर दिया है कि एक बार दब जाए पूरी धरती जनशून्य हो जाए। अर्थात रशिया नहीं तो दुनिया नहीं। एग्जैक्टली चाइना ने भी वही किया है, अमेरिका भी वही किया है। अब जरा सोचिए, मनुष्य के लिए कौन सा रास्ता बचा है? मृत्यु का अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा है? ये किस लिए? ये न्यूक्लियर पावर किस लिए? ये दृष्टिकोण के अभाव है। सिर्फ दृष्टिकोण
ये दृष्टिकोण वो भूल जाते हैं ये धरती सिर्फ रशियन, अमेरिकन और इंडियन के नहीं है, ये रशियन संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और ये सिर्फ मानव जाति नहीं, पशु पक्षी लता सब के लिए है। ये दृष्टिकोण बदलना है, ये सोचने की जो दृष्टि है उसको बदलना है, और तभी ये समाज में परिवर्तन हो सकता है, एक नई परिवर्तन हो सकता है, प्रगतिशील परिवर्तन होगा, जिस परिवर्तन में हजारों साल तक लोग सुख और चैन से जिएंगे। आज पूरी दुनिया, आज यूनाइटेड नेशन, क्यों यूनाइटेड नेशन, आज सारे दुनिया को लोग के अगर एनालिसिस करके देखोगे, सब चाह रहा है कि ग्लोबल नेशन बने, एक ही राष्ट्र रहे जिसको ग्लोबल नेशन के रूप में जाने, जहाँ पर सभी मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह स्वच्छंद रूप से फ्रीली जा सके, अपने भावनाओं का आदान प्रदान कर सके, प्रेम सौहार्द से रह सके। इसलिए ये पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज है इसको तोड़ के एक नई बाउंड्री बनानी होगी, वही यूनिवर्सल बाउंड्री, विश्व एकतावाद की बाउंड्री। अभी छोटे मोटे सेंटिमेंट्स, छोटे छोटे नेशन में बटे रहने की जगह नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा हमारा घर है, यही विचारधारा भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी का है कि अगर इस धरती पे मनुष्य को जीना है तो यही भावना लेके जीना होगा कि लता गुल मेरो आछे प्राण, ताराओ बाचीते चाहे, अर्थात लता गुल उसमें भी प्राण है, वो भी जीना चाहता है। पशु पक्षी भी वो हमारे पराये नहीं है, इसलिए पशु हत्या बंद करे, पर्यावरण को नाश करना बंद करे, पर्यावरण को सजाए कि आने वाली पीढ़ी ये कर सके। ये है नई क्रांति, नई रेनेसांस, जिसको आनंद मार्ग है, आनंद मार्ग, रेनेसांस यूनिवर्सल, इसका एक प्रकोष्ठ है आनंद मार्ग का। ठीक उसी तरह से अगर आप साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे तो साहित्य के क्षेत्र में भी जो आज नग्नता, वल्गरिटी दिख रही है, जो आज मानव जाति को कुंठित कर रहा है, बौद्धिक क्षमता को खर्ब कर रहा है, खत्म कर रहा है, ऐसे क्षेत्र में आनंद मूर्ति जी का कहना है कला सिर्फ कला के लिए नहीं, कला मनुष्य के सुख और आनंद के लिए, साथ साथ मनुष्य के किसके लिए है, कल्याण के लिए। सिर्फ एक सिनेमा देख के थोड़ी देर के लिए एंटरटेन करना वो सिनेमा नहीं होता है, कोई कला नहीं है। नग्नता दिखाकर एंटरटेनमेंट करना वो कला नहीं है, वो अपभ्रंश है, वो परवर्टेड साइकोलॉजी है, विकृत मानसिकता का ये उत्पत्ति है। इसीलिए मानसिकता की प्रगतिशील हो, युक्ति सम्मत हो और जहाँ पर कल्याण निहित हो वही आर्ट होता है। इसीलिए आनंद मूर्ति जी कहते हैं आर्ट फॉर सर्विस एंड ब्लेसेडनेस, आनंद और सेवा दोनों निहित होना चाहिए। सिर्फ टेम्पोररी एम्यूजमेंट, कार्नल प्लेजर साहित्य का ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये आनंद मूर्ति जी का रेनेसांस है। आनंद मूर्ति जी का कहना है कि ये जो विज्ञान अगर नैतिक व्यक्तियों के हाथ में नहीं हो, विज्ञान अगर अध्यात्म प्रवण व्यक्तियों के हाथ में नहीं हो, ये विज्ञान ध्वंसात्मक है, क्योंकि ये अंधा हो जाता है, ब्लाइंड है। साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज ब्लाइंड। विज्ञान अंधा हो जाता है, जिस तरह से हिरोशिमा नागासाकी पे एक ब्लाइंड ब्रूट फोर्स ने एटम बम फेंका, आज भी लोग वहाँ लंगड़ा लूला अंधा जन्म लेता है। आप जरा सोचिए, आज न्यूक्लियर पावर का यूज़ जो मनुष्य के कल्याण के लिए होना चाहिए था, आज ध्वंस के लिए आज हो रहा है। आप जरा सोच सकते हैं कितना भयंकर है, कितना डेंजरस है। इसीलिए ये परिवर्तन लाना होगा, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। और उन्होंने कहना है कि विज्ञान मनुष्य का ध्वंस का प्रतीक न बने, विज्ञान मनुष्य का प्रगति का पथ बने। विज्ञान मनुष्य को, विज्ञान का खोज मनुष्य के जो सोर्स है, रियल सोर्स, मैंने हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, प्राण का उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके खोज में जाते जाते विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक साथ मिल जाएंगे। इसलिए
कहा जाता है रिलीजियन माइनस साइंस इज डीफ एंड डम, गूंगा हो जाता है, मजहब गूंगा बनाता है। इसीलिए आध्यात्म जहाँ पर है वहाँ पर विज्ञान है, आध्यात्म जहाँ पर है युक्ति है, वहाँ लॉजिक है, वहाँ पर अंधविश्वास और कुसंस्कार का कोई स्थान नहीं है। इसलिए आनंद मूर्ति ने नई विज्ञान का थ्योरी दिया है माइक्रोवाइटम। माइक्रोवाइटम थ्योरी ऐसा है, उनका कहना है मैटर और एनर्जी दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। मैटर जैसे छित जल गगन पावक गगन समीरा, अरे पंच तत्व है, ये पांचों मैटर है, पांचों मैटर का अपना अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये पांचों मैटर जो है, ये जो पांचों जो तत्व है, ये जो पदार्थ है, ये जो पांचों पदार्थ बिना ऊर्जा का मूवमेंट नहीं हो सकता। अर्थात ऊर्जा के बिना, एनर्जी के बिना ये पांचों तत्व में मूवमेंट नहीं होता है। इसलिए ऊर्जा एक अलग सत्ता है और मैटर जो है अलग सत्ता है। लेकिन वर्तमान विज्ञान का मानना है मैटर इज नथिंग बट बॉटल्ड अप एनर्जी। इसमें बाद में हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं। इसीलिए फिर आगे देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से मैटर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ऊर्जा इंडिपेंडेंट है, उसी तरह से माइक्रोवाइटम जो इस मैटर में प्राण संचार करता है, प्राण संचार करना, जीवनी शक्ति प्रदान करना, उस विज्ञान का नाम है माइक्रोवाइटम। माइक्रोवाइटम एक ऐसा सूक्ष्म कणा है जो ये मैटर और एनर्जी से भी ऊर्ध्व में है, जो महाकाश में बिना कोई इन्फ्लुएंसेस के माध्यम से वो मूव कर सकता है और कोई भी ग्रह में भी प्राण संचार वो कर सकता है। वो है माइक्रोवाइटम, जो एक विज्ञान का नया एक क्रांति है। जितना जल्दी वैज्ञानिक लोग इसमें शोध लाए, जितना जल्दी इसको शोध कर सके, तभी मानव जाति का कल्याण है। उसी तरह से आनंद मूर्ति जी के साहित्य, शिल्प, कला, कृषि नीति, अर्थनीति, शिशु साहित्य, वर्ण विज्ञान, वर्ण विचित्रा एक मानव जाति के सर्वात्मक उत्थान के लिए, सर्वात्मक कल्याण के लिए एक रेनेसांस है। इसलिए कह सकते हैं श्री प्रभात रंजन सरकार और श्री श्री आनंद मूर्ति जी रेनेसांस मैन है, एम्बोडिमेंट ऑफ रेनेसांस। वो नव जागरण का एक मूर्ति है, वही आनंद मूर्ति है। इसलिए छीटाकसी कमेंट नहीं करके जिन व्यक्ति को आनंद मार्ग के बारे में जानना है, आनंद मार्ग के दर्शन को पढ़े। और हम आनंद मार्ग के सन्यासी मूर्ख है, ये क्या है, वो आप हमारे साथ बस ओपन डिबेट करें। डिबेट के लिए आनंद मार्ग का सन्यासी और आनंद मार्गी लोग कभी पीछे नहीं रहता है। इसीलिए YouTube के चैनल पे बहुत सारे लोग कुछ कमेंट XYZ के नाम पर कमेंट करते हैं, आनंद मार्ग के सन्यासी मूर्ख है, तो ये आनंद मार्गी लोग ये है तमुक है। हम लोग जो हैं सामने हैं और हमने जो कहा है अपने बलबूते कहा है, आनंद मूर्ति के बलबूते कहा है। किसी को अगर हिम्मत है, अगर किसी में बौद्धिक क्षमता है, वो आके आनंद मार्ग के दर्शन को खंडन करने का कोशिश करें। आनंद मूर्ति का दिया हुआ जो कंप्लीट फिलॉसफी है उसको चैलेंज करे, तभी हम मानेंगे। इसीलिए छीटाकसी नहीं, कमेंट्स अगर करना है आइए, ओपन फील्ड में आइए। आज पूरे दुनिया खुला हुआ है, आज सोशल मीडिया है, आइए हम लोग डिबेट करते हैं और ये प्रमाण हो जाएगा कौन कितने पानी में है। और ये 20वीं शताब्दी में इस मानव जाति के रक्षा करने वाले कौन हैं, ये तो सिर्फ समय बताएगा। इसलिए आइए हम लोग आनंद मार्ग को जानें, आनंद मार्ग के दर्शन को पढ़ें, जानकर समझकर और मानव जाति के कल्याण के लिए इसका उपयोग करें। धन्यवाद।